हम लोग पढ़ रहे थे मेथड्स को, इनके मेथड्स, फंक्शंस और इनकी कॉलिंग, और इनको मतलब हम लोग डिफरेंट मतलब क्लासेस से या क्लासेस के अंदर से ऑब्जेक्ट्स के साथ किस तरह कॉल करवाते हैं और इनमें फर्क क्या होता है। तो कल वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था लास्ट में कि मेथड्स में क्या फर्क, मेथड्स और फंक्शन में क्या फर्क होता है, और इनको हम लोग डिफरेंट क्लासेस से ऑब्जेक्ट्स के साथ कॉल कैसे करवाते हैं। और जब इनकी कॉलिंग होती है तो विद आउट पैरामीटर कैसे फंक्शन कॉलिंग होती है और विद पैरामीटर कैसे फंक्शन कॉलिंग होती है। तो मतलब ये चीजें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखी हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मेथड होता है वो आप लोगों को कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता, यानी कि मेथड की जो रिटर्न टाइप होती है वो वॉइड होती है। जो फंक्शन होता है उसके अंदर कोई ना कोई एक रिटर्न स्टेटमेंट होती है, यानी कि फंक्शन हमें कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा होता है। तो ये इन दोनों में फर्क होता है, मेथड के अंदर और फंक्शन के अंदर। जैसे कि मैं अभी एक आप लोगों के सामने मेथड क्रिएट करता हूँ, आप लोगों के स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा स्टैटिक वॉइड। अब सेम क्लास के अंदर हो ना, तो सेम क्लास के अंदर हम लोगों ने जब मेथड्स को या फंक्शन को कॉल करवाना होता है तो हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। कब नहीं पड़ती? जब हमने सेम मतलब तमाम के तमाम मेथड्स को स्टैटिक रखा हुआ हो। अब मेरा मेन मेथड के अंदर से मैंने मेथड्स को कॉल करवाना है तो इसको भी मैंने स्टैटिक कहा हुआ है, तो मैं ऊपर वाले मेथड्स को भी स्टैटिक कह देता हूँ। क्योंकि जब हमारे स्टैटिक मेथड्स होते हैं जो, उनको हम लोग एज इट इज उनका नाम लेके उसको कॉल करवा सकते हैं, हमें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ना ही हमें किसी दिस रेफरेंस की जरूरत है, दिस कीवर्ड की। हाँ, किसी और क्लास में पड़ा हुआ होता, अब ये तो सेम क्लास है ना, किसी और क्लास में होता तो फिर मुझे उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत थी उस फंक्शन को कॉल करवाने के लिए। तो मैं एक यहाँ पे ना स्केयर नाम से फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। तो अभी ये जो मैंने अभी क्रिएट किया है ना, ये एक मेथड है, फंक्शन नहीं है। कैसे पता चलेगा? एक तो चीज है कि इसके अंदर ये जो रिटर्न टाइप दी हुई है ना, वॉइड दी हुई है। जब हम लोग ये रिटर्न टाइप वॉइड लिख देते हैं तो हम लोग इसके अंदर कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं दे सकते। तो मतलब मेरी दोनों चीजें पूरी हो गई। हम लोगों ने फर्क में यही चीज देखी थी कि जो मेथड्स होते हैं उनके अंदर रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होती, और जब मैं यहाँ पे इसकी रिटर्न टाइप ही वॉइड लिख दूंगा तो यहाँ पे कंपल्सरी कंडीशन हो गई कि यहाँ पे इस मेथड के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट आ ही नहीं सकती। जब आ ही नहीं सकती तो नहीं होगी तो फिर ये मेथड ही रह जाएगा ना। और अगर ये फंक्शन होता तो यहाँ पे इसकी कोई ना कोई रिटर्न टाइप होती, यानी कि वो वैल्यू जो रिटर्न हो रही है उसकी जो भी डाटा टाइप होगी वो यहाँ पे वॉइड की जगह पे आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर रिटर्न टाइप नहीं होगी तो हम यहाँ पे वॉइड लिख देंगे। तो ये हमारे पास फर्क होता है मेथड के अंदर और फंक्शन के अंदर। अगर कोई स्टेटमेंट रिटर्न हो रही है तो वॉइड की जगह पे डाटा टाइप आएगी, और रिटर्न स्टेटमेंट भी आएगी उस फंक्शन के अंदर तो वो फंक्शन बन जाएगा। और अगर रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है और यहाँ पे डाटा टाइप भी नहीं है तो मेरा ये मेथड बन जाएगा। तो मेथड, अब इन मेथड्स की, इन फंक्शंस की जो कॉलिंग होती है वो विद आउट पैरामीटर भी होती है, विद पैरामीटर भी होती है, और विद पैरामीटर बाय रेफरेंस भी होती है। यानी कि पैरामीटर की आगे जो कॉलिंग होती है वो बाय वैल्यू भी होती है और बाय रेफरेंस भी होती है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जस्ट विद आउट पैरामीटर और विद पैरामीटर बाय वैल्यू, ये दो चीजों की कॉलिंग देखी थी। आज हम इसके साथ विद पैरामीटर बाय रेफरेंस को भी देखेंगे, और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि विद वैल्यू के साथ हम लोग जब कॉल करते हैं तब क्या हो रहा होता है, जब विद पैरामीटर बाय रेफरेंस के साथ कॉल करते हैं तो तब क्या हो रहा होता है, इनके दोनों में फर्क क्या होता है, ये चीज हम लोग आज देखेंगे। तो उसके लिए मैंने एक मेथड क्रिएट कर लिया स्केयर के नाम से। ठीक है, अब इसको मैं मेन फंक्शन के अंदर से आके कॉल करवाऊंगा। तो अगर मैं यहाँ से इसको कॉल करवाता हूँ तो मुझे इसका नाम चाहिए जस्ट, क्योंकि ये दोनों मेथड्स हमारे स्टैटिक हैं तो मैं जस्ट उसके नाम लिख के उसको कॉल करवा सकता हूँ। मैंने अभी ये जस्ट इसका नाम लिखा तो ये मेरी कॉलिंग बॉडी बन गई, और ये जो मेरा एक्चुअल मेथड जो बना हुआ है जो जिसको मैं कॉल कर रहा हूँ वो मेरी कोड बॉडी बन गई। तो अब ये मेरी मेथड कॉलिंग विद आउट पैरामीटर हो गई।
यानी कि मैंने यहाँ पे कोई भी इस मेथड के अंदर पैरामीटर पास नहीं करवाया हुआ। लेकिन अब यहाँ पे मैं एक पैरामीटर पास करवा लेता हूँ टीचर टाइप का। मैंने एक वैल्यू नाम से एक मतलब वेरिएबल ले लिया, उसकी डेटा टाइप इंटीजर यानी कि एक val के नाम से मैंने पैरामीटर पास करवा दिया। तो जैसे ही मैंने ये पैरामीटर पास करवाया, इसके अंदर मेरे पास ये यहाँ पे मुझे एरर देना शुरू हो गया कि इसके अंदर ये ऊपर जो आपने फंक्शन बनाया वो तो विद पैरामीटर है, और यहाँ पे आप इसके अंदर कोई वैल्यू पास कर नहीं रहे। तो यहाँ पे फिर मुझे अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी कोई वैल्यू पास करवानी पड़ेगी, क्योंकि ऊपर जो मेथड बना हुआ है उसके अंदर एक पैरामीटर है ना। तो पैरामीटर मतलब है कि जब हम इसको कॉल करेंगे तो हमें इस पैरामीटर के लिए एक वैल्यू भी सेंड करनी पड़ेगी इसकी कॉलम बॉडी के अंदर से। तो ये मैंने इसको सेंड कर दी। तो ये हमारे पास हो गई मतलब मेथड कॉलिंग विद पैरामीटर। अब जो पैरामीटर होता है मेथड कॉलिंग, वो पैरामीटर विद वैल्यू भी होता है और पैरामीटर विद बाय रेफरेंस भी होता है। अब ये दोनों चीजों का फर्क समझाने के लिए मुझे मतलब मैं इसकी एक्चुअल वैल्यू को खत्म कर देता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ ताकि मैं उस वेरिएबल का फिर नाम पास करवाऊं और उसके लिए से फिर उसको यूज करूं, फिर उसका मतलब ठीक से डिफरेंस पता चल जाएगा पासिंग पैरामीटर बाय रेफरेंस और पासिंग पैरामीटर बाय वैल्यू में क्या फर्क होता है। तो मैं यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लेता हूँ वैल्यू के नाम से, और ये मेरा चूंकि एज ए पैरामीटर के तौर पर यूज हो रहा है तो इसको मैं नाम भी उसी लिहाज से दे देता हूँ। पैरामीटर बाय वैल्यू, यानी कि ये एक मेरा फंक्शन बन जाएगा जिसके अंदर मैंने एक पैरामीटर पास करवा दिया बाय वैल्यू के तौर पर। ठीक है, तो ये मेरा फंक्शन मेथड बन जाएगा विद पैरामीटर बाय वैल्यू, यानी कि ये बाय वैल्यू के तौर पर पैरामीटर बन गया। तो यहाँ पे जब मैंने इसको कॉल करवाना है तो मुझे यहाँ पे इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू पास करवानी पड़ेगी। तो ये जो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था इस चीज को मैं एज ए पास करवा लूंगा, और इसको यहाँ पे मैं एक फिक्स्ड वैल्यू भी दे देता हूँ, यानी कि इसको मैं एक 5 ऐसे मतलब अज्यूम कर ले मतलब एक 5 वैल्यू एज ए फिक्स वैल्यू दे देता हूँ। आप यूजर से लेना चाहते हैं तो यूजर से भी ले सकते हैं, मैंने अभी इसको जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए करना, तो मैं ऐसे बीच में फिक्स कोडेड वैल्यू ही रख देता हूँ। तो ये यहाँ पे मैंने इस वेरिएबल को डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज किया, और फिर इस वेरिएबल को एज ए पैरामीटर के तौर पर पास कर दिया। ये वैल्यू अब यहाँ पे आएगी। अब ये मैंने फंक्शन बनाया है स्केयर का, मतलब ये किसी भी वैल्यू को मतलब गेट करेगा और उसका स्केयर निकाल के उसको रिटर्न कर देगा। तो मतलब इसे स्केयर कैलकुलेट करने के लिए मेथड बनाया। स्केयर का मतलब होता है कि वो जो सेम वैल्यू आ रही है उसको 2 बार आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो स्केयर कैलकुलेट करने का तरीकाकार होता है कि जो मेरे पास वेरिएबल है उसी को उठाओ इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लीकेशन का काम करना है। तो मैंने जब आप लोगों को अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स पढ़ाए थे, बताया था उनके बारे में, तो आप लोगों को उनको शॉर्टकट वे भी यूज करना बताया था कि हम लोग जब मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे पास वेरिएबल सेम एक ही होता है तो फिर हम क्या करते हैं, इक्वल के लेफ्ट साइड पे वो ऑपरेटर लगा देते हैं जो हम लोगों ने जो काम परफॉर्म करवाना हो उसके ऊपर। तो मतलब ये जो इक्वल के राइट साइड पे जो भी वेरिएबल होगा इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल के साथ, और मल्टीप्लाई होने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो भी इसी के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो आप लोग इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, हम लोग इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं कि मैं इसको मल्टीप्लाई करके प्रॉपर इसकी प्रॉपर पूरी एक्सप्रेशन बना लूं, तो उसका भी ये तरीकाकार होता है।
यानी कि पैरामीटर इज इक्वल टू पैरामीटर बाय वैल्यू मल्टीप्लाई बाय पैरामीटर वैल्यू। मतलब अगर आप लोग जनरल लिखें तो ये इस तरह की ये एक्सप्रेशन बनती है। लेकिन इसको मतलब हमारा जो कंसर्न होता है ना, जब हम कोडिंग कर रहे होते हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, तो हमारा कंसर्न किस चीज़ से होता है कि उसकी जो कोडिंग का जो टेक्स्ट है, जो कोड है, वो हमारा शॉर्ट रहे। जितना कम रहेगा ना, हमारी फाइल का साइज उतना ही कम रहेगा, हमारी एफिशिएंसी और स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। तो हम अपने कोड को कम से कम रखने के लिए भी इस तरह के शॉर्टकट वे यूज करते होते हैं। तो मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ पे इक्वल लगा देता हूँ। अब ये मतलब उसको मल्टीप्लाई करके और उसको वापस उसी वेरिएबल के अंदर दोबारा स्टोर करवा देगा। तो मतलब चाहे उस तरह लिख लें चाहे इस तरह लिख लें, दोनों चीज़ें सेम है। तो ये अब मेरा एक मेथड बन गया है विद पैरामीटर, ठीक है। अब दूसरी चीज़ जो मैंने करनी है वो करनी है, एक ऐसा मेथड भी मुझे चाहिए जिसके अंदर एज ए पैरामीटर, अब ये जो मेरे पास अभी मैंने मेथड बनाया है ना, ये विद पैरामीटर बाय वैल्यू है। मैंने इसीलिए उसका नाम भी ऐसे ही रख दिया, पैरामीटर बाय वैल, यानी कि वैल्यू के नाम से, ताकि आप लोगों को मतलब ना क्लियर होता रहे कि पैरामीटर बाय वैल्यू और पैरामीटर बाय रेफरेंस। अब दूसरा जो मेथड क्रिएट करूंगा उसके अंदर मैं बाय रेफरेंस रख दूंगा, ताकि पता चले कि दोनों में फर्क, मतलब देखने को क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाए दोनों। अब मैं एक मेथड बना लेता हूँ। ये जो मेरा मेथड है ये पैरामीटर बाय वैल्यू के लिए है, यानी कि एक मेथड क्रिएट किया है जो कि पैरामीटर को बाय वैल्यू पास करवाएगा। दूसरा मैं मेथड बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं पैरामीटर को बाय रेफरेंस के तौर पर रख लूंगा। तो मैं इसका नाम भी चेंज कर लेता हूँ ताकि वो पता रहे। इसके अंदर पैरामीटर बाय रेफरेंस, रेफरेंस का आगे लिख दिया मैंने। अब मतलब दो फंक्शन बना रहा हूँ, एक बाय रेफरेंस के लिए और एक बाय वैल्यू के लिए, तो मुझे उनका नाम भी रखना पड़ेगा अलग-अलग, तो मैं इनके नाम भी अलग कर लेता हूँ। ये स्क्वायर बाय वैल्यू वाला, ठीक है, मतलब स्क्वायर बाय का फंक्शन है बाय वैल्यू, ठीक है, और ये स्क्वायर का फंक्शन है स्क्वायर बाय रेफरेंस के नाम से, यानी कि स्क्वायर का फंक्शन है बाय वैल्यू और बाय रेफरेंस साथ मैंने इसलिए अटैच कर दिया ताकि वो अलग से आइडेंटिफाई होते रहे कि ये वाला मेथड किस काम के लिए और ये वाला मेथड किस काम के लिए। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है कि मेथड विद पैरामीटर बाय वैल्यू और मेथड विद पैरामीटर बाय रेफरेंस, इन दोनों में फर्क क्या होता है? फर्क ये होता है, मैं पहले इसको मतलब ये नाम सेम जगह पे कॉपी कर दूं ताकि ये एरर खत्म हो जाए, क्योंकि मैंने ऊपर नाम चेंज किया है तो नीचे भी मुझे उसका वेरिएबल का नाम सेम रखना पड़ेगा। तो मतलब जो हमारे पास रेफरेंस के लिए इस्तेमाल होता है ना, जो पैरामीटर एज ए रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल हो रहा होता है, उसके लिए हमें उसके साथ REF लिखना पड़ता है स्टार्ट में। यानी कि ये एक मेथड क्रिएट किया, मेथड पासिंग पैरामीटर विद बाय वैल्यू, और ये एक मेथड क्रिएट किया पासिंग पैरामीटर बाय रेफरेंस, यानी कि इसके अंदर जो पैरामीटर पास हो रहा है वो एज ए रेफरेंस के तौर पर पास हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे ये दो मेथड अलग-अलग क्रिएट कर लिए, एक मेथड विद पैरामीटर बाय वैल्यू और दूसरा मेथड पैरामीटर बाय रेफरेंस। अब इनमें फर्क क्या होता है कि वैल्यू वाले के अंदर हम लोग एक्चुअल वेरिएबल का नाम, जैसे मैंने ये यूज किया हुआ, ठीक है, या एक्चुअल वैल्यू जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले 12 लिख के यूज किया था, तो हम लोग एक्चुअल वैल्यू या एक्चुअल वेरिएबल का नाम लिख के पास करते होते हैं अगर हम लोगों ने पैरामीटर बाय वैल्यू रखा हुआ है। अगर हम लोगों ने पैरामीटर बाय रेफरेंस रखा हुआ है तो फिर हम क्या करते होते हैं, इसको कॉल करवाते वक्त फिर हम लोग वेरिएबल का नाम नहीं लिखते होते, फिर हम लोग उसका रेफरेंस लिखते होते हैं। अब रेफरेंस क्या होता है? उस वैल्यू का मेमोरी एड्रेस, मतलब एक्चुअली वो वैल्यू कहाँ जहाँ पे स्टोर हुई है उसका एड्रेस क्या है एक्चुअली। तो ये बाय रेफरेंस का फर्क होता है। तो अब मैं इसको कॉल करवाऊंगा पहले फंक्शन को, पैरामीटर बाय वैल्यू वाले को। यहाँ पे मैं कमेंट लिख देता हूँ ताकि वो अलग-अलग आइडेंटिफाई होते रहे। अब सी शॉप के अंदर कमेंट के लिए अगर सिंगल लाइन कमेंट लिखना हो तो ये डबल फॉरवर्ड स्लैश डालते होते हैं। तो ये हो गई मेरे पास कॉलिंग पैरामीटर बाय वैल्यू, ठीक है। ये मैंने जो एक मेथड को उसी को कॉल किया, मैं एक वेरिएबल का नाम सेंड कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एज ए पैरामीटर एज ए वैल्यू के तौर पर रखा हुआ है, तो ये मेरी मेथड कॉलिंग कहलाती है बाय वैल्यू, पैरामीटर बाय वैल्यू।
अब दूसरा मैं एक मतलब एक और जो दूसरा मेथड क्रिएट किया था उसकी भी कॉलिंग कर लेता हूँ। वो कॉलिंग होगी मेरी कॉलिंग पैरामीटर बाय रेफरेंस। सेम स्ट्रक्चर मतलब वही मैं दोबारा कर लेता हूँ। अब इसको साथ में प्रिंट भी करवा लेता हूँ ताकि ना आप लोगों को जब इसकी आउटपुट शो हो तो आप लोगों को अलग से फर्क नजर आए प्रिंटिंग में कि क्या मतलब दोनों में फर्क था। कंसोल राइट लाइन और अब इसी वैल्यू को जो मैंने वेरिएबल लिया है इसी को मैं प्रिंट करवा लेता हूँ। और यही सेम स्ट्रक्चर मैं दूसरे मेथड के साथ भी करूंगा। ये वैल्यू को मैं इनिशियलाइज करवा दूंगा। आप एक ही वेरिएबल को बार बार इनिशियलाइज कर सकते होते हैं। मतलब एक वेरिएबल को कोई वैल्यू बार बार इनिशियलाइज कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट वैल्यू के साथ एक ही वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यूज के साथ उसकी इनिशियलाइजेशन हो सकती है, लेकिन क्या होगा यूज वही होगी जो एट लास्ट यानी कि लास्ट टाइम जो हम लोगों ने उस वेरिएबल को वैल्यू दी होगी उससे फर्दर वही वैल्यू यूज होगी। तो मतलब आप एक वेरिएबल को मल्टी टाइम इनिशियलाइज कर सकते हैं, सेम वैल्यू के साथ भी कर सकते हैं, डिफरेंट वैल्यू के साथ भी कर सकते हैं। मैं अभी सेम वैल्यू के साथ ही कर लेता हूं ताकि मुझे फर्क पता चले। मैंने उसी वैल्यू को दोबारा से मतलब डिक्लेयर कर लिया, इनिशियलाइज कर दिया 5 के साथ ही। अब क्योंकि ये ऊपर मैं 5 वैल्यू वाला सेम ही यूज कर रहा हूँ ताकि अगर यहाँ पे इसके अंदर कोई चेंज आया भी हुआ तो ये दोबारा उसको फिर यहाँ पे आके 5 के अंदर कन्वर्ट कर देगा, यानी कि वैल्यू वाले VAL के अंदर वैल्यू दोबारा से फिर 5 ही आ जाएगी जब मैं दोबारा इसको इनिशियलाइज करूंगा। तो इसलिए मैंने उसको सेम के साथ ही इनिशियलाइज किया है। और दोबारा इनिशियलाइज करने की रीजन भी यही है ताकि ऊपर कोई VAL के अंदर फर्क आया भी हुआ तो यहाँ पे आकर दोबारा से उसकी वैल्यू 5 हो जाएगी। और अब मैं इसको कॉल करवाता हूँ दूसरे मेथड को, जो मैंने मेथड क्रिएट किया था विद पैरामीटर बाय रेफरेंस। जब इसको कॉल करवाना है तो फिर इसके अंदर जो हम लोगों ने वैल्यू पास करवानी है वो बाय रेफरेंस पास करवानी है। जो मैंने ऊपर कॉल करवाई थी वो एज ए वैल्यू के तौर पर कॉल हो रही थी। अब दोनों में फर्क क्या होता है कि बाय वैल्यू जब हम पैरामीटर को कॉल करते हैं तब और बाय रेफरेंस जब कॉल करते हैं तो दोनों में फर्क क्या होता है। अब फर्क ये होता है कि जब हम वैल्यू को कॉल करवाते हैं तो जस्ट उस वेरिएबल का हम लोग नाम लिख देते हैं, लेकिन जब उस मतलब वैल्यू को एज ए रेफरेंस के तौर पर पास करवाना हो तो फिर उसके साथ REF का वर्ड लिखते होते हैं। REF जो मेरा वेरिएबल का नाम है वो। अब ये इसकी कॉलिंग होगी। अब ये जो कॉलिंग हो रही है ना, ये मेरी कॉलिंग हो रही है ये जो मैंने सेकंड मेथड क्रिएट किया था विद पैरामीटर बाय रेफरेंस के तौर पर, तो इसकी कॉलिंग हो रही है। और इसको साथ में प्रिंट भी करवा लेता हूँ। प्रिंट में फिर उसी वेरिएबल को ही करवाऊंगा VAL को ही, ताकि मतलब फर्क मतलब एग्जैक्ट पता चल जाए कि क्या फर्क होता है पासिंग पैरामीटर में करते हैं बाय वैल्यू के तौर पर जब, और जब पासिंग पैरामीटर बाय रेफरेंस के तौर पर करते हैं तो दोनों में फर्क क्या होता है। अब मैंने काम सेम किया है, ये भी जो मैंने मेथड क्रिएट किया इसके अंदर पासिंग पैरामीटर बाय रेफरेंस के तौर पर क्रिएट किया, यानी कि पासिंग पैरामीटर बाय रेफरेंस किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जब मैंने पैरामीटर को लिखा उसकी डाटा टाइप के साथ तो मैंने उसके साथ REF का वर्ड लिख दिया। बस जस्ट फर्क यही है कि इसके अंदर ये REF का डिजिट वर्ड आ जाता है और जो पासिंग पैरामीटर विद वैल्यू होता है या बाय वैल्यू होता है उसके अंदर REF का वर्ड नहीं आता। फर्क सिर्फ इतना है, काम दोनों के अंदर सेम हो रहा है। और जब इनकी कॉलिंग होती है, यानी कि ये तो मेरे पास कॉल्ड बॉडी है ना जो मैंने मेथड बनाए हुए हैं, इनकी कॉलिंग बॉडी कहाँ पे होती है जहां से ये मेथड्स कॉल हो रहे होते हैं। तो जहाँ पे इनकी कॉलिंग होती है वहां पे भी फर्क यही है कि यहाँ पे मैंने जस्ट नाम यूज किया जिनके पासिंग पैरामीटर बाय वैल्यू, या तो आप जस्ट वेरिएबल का नाम लिख देते हैं या आप एग्जैक्ट वैल्यू लिख देते हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखी थी 12। तो हमारे वो जो वैल्यू होगी वो इस पैरामीटर के अंदर आ जाएगी और ये पैरामीटर आपस में मल्टीप्लाई होके और इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। और ये जो दूसरा है इसके अंदर क्या फर्क है
इसके अंदर क्या होता है कि फिर हम लोग वेरिएबल का नाम लिख के साथ REF का डिजिट वर्ड लिख देते हैं, यानी कि REF से मुराद रेफरेंस है। जब हम उस वेरिएबल के साथ REF का वर्ड लिख देते हैं, मतलब रेफरेंस इसका होता है, तो जब हम ये रेफरेंस का वर्ड लिख देते हैं तो फिर क्या होता है कि मेरा ये एक्चुअल वेरिएबल पास नहीं हो रहा होता, बल्कि ये वेरिएबल की वैल्यू जहाँ पे मेमोरी के अंदर स्टोर हुई है ना, यानी कि मेरी मेमोरी के अंदर एक्चुअल जो वैल्यू जहाँ पे स्टोर हुई है, यानी कि मेमोरी का एक्चुअल एड्रेस जो होता है वो ये उठा लेता है। तो अब मेरे पास जो पैरामीटर पास हो रहा है वो मेमोरी का नाम, वो वेरिएबल का नाम नहीं है, बल्कि वो उस मेमोरी का एड्रेस है, वो एड्रेस जहाँ पे मेरी इस वेरिएबल की वैल्यू स्टोर हुई है। एक्चुअल एड्रेस जो होता है मेमोरी का वो वाला। जब हम पासिंग पैरामीटर बाय रेफरेंस करते हैं तो उस वक्त हमारा उस मेमोरी का एड्रेस पास हो रहा होता है जहाँ पे ये वैल्यू स्टोर हुई होती है। और जब ये एड्रेस पास होगा यहाँ से तो फिर क्या होना है, मतलब इस वैल्यू का जहाँ पे स्टोर हुई है उसका एड्रेस यहाँ पे आएगा। अब ये एड्रेस क्या करेगा, जब मैं इस एड्रेस को यूज करूंगा तो ये इस एड्रेस को मल्टीप्लाई नहीं करेगा, बस बल्कि इस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू मेरी स्टोर हुई है ना, उस वैल्यू को उठा के आपस में मल्टीप्लाई करेगा। यानी कि उस मेमोरी लोकेशन के पे जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको उठाएगा और आपस में मल्टीप्लाई करके उसको दोबारा से उसके वहीं पे स्टोर कर देगा। तो मतलब ये दोनों चीजें हो गई अलग-अलग, कि मैंने एक मेथड क्रिएट किया विद पैरामीटर बाय वैल्यू और दूसरा मेथड क्रिएट किया विद पैरामीटर बाय रेफरेंस, और उन दोनों को अलग अलग कॉल करवाया। पहले मैंने विद वैल्यू वाले को कॉल करवा दिया और दूसरी बार मैंने विद रेफरेंस वाले को कॉल करवा दिया। और एट द एंड पे हम लोग एक मतलब फंक्शन लिखते होते हैं कंसोल डॉट रीड की का, ताकि मतलब वो ब्लैक स्क्रीन के अंदर इसकी आउटपुट आनी है तो उस ब्लैक स्क्रीन को वेट करवाने के लिए, ताकि हम लोग अपनी आराम से तसल्ली के साथ आउटपुट को देख सकें। अब यहाँ तक मतलब मेरा ये काम कंप्लीट हो गया, मतलब मेथड कॉलिंग विद पैरामीटर बाय वैल्यू, मेथड कॉलिंग विद पैरामीटर बाय रेफरेंस। रेफरेंस में क्या होता है, उस मेमोरी का एड्रेस होता है, और वैल्यू में क्या होता है, उस वेरिएबल की नाम होता है। अब इसमें मतलब जो मेरे पास आउटपुट आएगी, यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है। अब कोई बच्चा है मतलब जो आप जिसको मतलब समझ आई हो वो इसकी आउटपुट बता सकता है? मैंने अब चीज समझा दी है सारी। आप लोगों को अपने आप को इतना कैपेबल बनाना है कि आप लोग एक प्रोग्राम को देख के उसकी आउटपुट बता सकें, तभी आप लोगों की मतलब समझा जाता है कि लॉजिक क्लियर होगी। तो अब इसकी आउटपुट क्या होगी, मतलब कोई बता सकता है? यहाँ पे मैंने वेरिएबल को वैल्यू दी है 5, यहाँ पे मैंने वेरिएबल को वैल्यू दी है 5, दोनों की मतलब वैल्यू 5 ही है। इस फंक्शन कॉलिंग के बाद इस वैल्यू के अंदर क्या आउटपुट आएगी, और इस फंक्शन के कॉलिंग के बाद इस वैल्यू के अंदर क्या आउटपुट आएगी। देखने को ऐसे लग रहा है कि जैसे दोनों की आउटपुट सेम आएगी, क्योंकि मतलब वैल्यू के अंदर वेरिएबल के अंदर 5 पड़ा हुआ है, उसी को मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। और यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट मैंने कोई यूज ही नहीं की। रिटर्न स्टेटमेंट की होती तो मैं इस कॉलिंग को किसी वेरिएबल के बराबर रख के, ठीक है, उस वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट करवाता, तो उसकी जो एग्जीक्यूशन थी वो यानी कि वो वापस रिटर्न होके आती और उसकी आउटपुट आती यहाँ पे। अब वो भी नहीं आ रही, ठीक है। और रिटर्न स्टेटमेंट मैंने यूज ही नहीं की, मतलब वैल्यू रिटर्न तो कोई होगी नहीं। और उस मेथड के अंदर भी मैंने कुछ प्रिंट नहीं करवाया, प्रिंट तो मैं यहीं पे आके करवा रहा हूँ उसी वेरिएबल को पहले को जिसको मैंने खुद इनिशियलाइज किया हुआ है। तो देखने को ऐसे लग रहा है कि जैसे दोनों की जो आउटपुट होगी वो सेम होगी, लेकिन टेक्निकली प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है, दोनों को वैल्यू सेम नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि जब मैंने इसको फंक्शन को कॉल करवाया ना, पहले को स्केयर बाय वैल्यू वाले को, तो इसने इस वेरिएबल को एज ए पैरामीटर के तौर पर पास करवाया। इस वही वेरिएबल जो val के अंदर वैल्यू थी 5 वो इस वेरिएबल के अंदर आ गई, और ये वेरिएबल जब इसके अंदर 5 है तो ये 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 25 आ जाएगा। अब उस 25 को मैं कहीं भी प्रिंट भी नहीं करवा रहा,
दोबारा से इस वेरिएबल को रिटर्न भी नहीं करवा रहा, कुछ शो भी नहीं करवा रहा, तो इसके ऊपर मेरे इस आउटपुट के ऊपर मेरी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब इसकी आउटपुट मेरी फिर 5 की 5 ही रहेगी। ठीक है, कॉलिंग हो रही है, मल्टीप्लीकेशन हो रही है, लेकिन उस मल्टीप्लीकेशन को मैं आगे फर्दर यूज तो कर नहीं रहा, ना रिटर्न कर रहा हूँ, ना ही मैं उसको उस सेम वेरिएबल के अंदर दोबारा स्टोर करवा रहा हूँ। या तो मैं सेम वेरिएबल के अंदर दोबारा स्टोर करवा देता, फिर मैं इसको प्रिंट करवाता फिरता, तो मैं वो भी काम भी नहीं कर रहा, तो इसलिए इसकी आउटपुट 5 ही रहेगी। लेकिन इसकी आउटपुट जो है ना ये 25 हो जाएगी। तो इसकी मतलब यहाँ पे आप क्वेश्चन बनता है कि इसकी आउटपुट 25 कैसे हो जाएगी। सिनेरियो तो वही बन रहा है यहाँ पे भी, वही एक मेथड है इसके अंदर। मतलब यहाँ पे आप लोगों के पास वैल्यू आएगी, उसकी मल्टीप्लीकेशन होगी, 25 बनेगा, उससे फर्दर तो यहाँ पे भी सीन वही है, प्रिंट तो मैं VAL को ही करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे मतलब इसका आंसर ये है कि यहाँ पे मैं उस वैल्यू को पास नहीं करवा रहा पैरामीटर के अंदर, बल्कि मैं उस वैल्यू का मेमोरी रेफरेंस पास करवा रहा हूँ। यानी कि ये जो VAL के अंदर 5 है, ये मेमोरी के अंदर जहां पे स्टोर हुआ है ना, उस मेमोरी का जो एड्रेस है ना, वो मैं यहां से पास करवा रहा हूं। और इसका जो एड्रेस है, जब ये पास होगा तो फिर यहाँ पे इस मेथड के अंदर पैरामीटर बाय रेफरेंस के अंदर मेरे पास उस मेमोरी की लोकेशन, यानी कि उस एक्चुअल मेमोरी का एड्रेस आ रहा है जहां पे मेरी वैल्यू स्टोर हुई है 5। अब इसके अंदर एड्रेस आ गया। अब यही पैरामीटर बाय रेफरेंस के अंदर मेरे पास एड्रेस पड़ा हुआ है, तो ये क्या करेगा, उस मेमोरी एड्रेस से उस वैल्यू को उठाएगा, उनको आपस में मल्टीप्लाई करेगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद स्टोर फिर किस में हो रहा है, उसी मेमोरी एड्रेस के अंदर। यानी कि वो एक्चुअल मेमोरी का एड्रेस है जहां पे जो हमारी वैल्यू पड़ी हुई है, तो दोबारा स्टोर वही वो वैल्यू हमारी वहीं पे जाके हो रही है। अब चूंकि इसकी एक्चुअल मेमोरी का एड्रेस यूज कर रहा है हमारी वैल्यू का, वेरिएबल का नाम यूज नहीं कर रहा। रेफरेंस यही होता है ना कि जो मेमोरी का एड्रेस होता है वो जाता होता है। तो अब क्योंकि मेमोरी का जो एक्चुअल एड्रेस है वो यूज हो रहा है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि उस मेमोरी एड्रेस से वैल्यू उठाएगा, उसको आपस में मल्टीप्लाई करेगा और दोबारा उधर ही स्टोर कर देगा। अब यहाँ पे मुझे फिर इसको ना तो रिटर्न करवाने की जरूरत है, ना ही मुझे इसको दोबारा VAL के अंदर स्टोर करवाने की जरूरत है, क्योंकि मैंने उस वेरिएबल का नाम तो यूज किया ही, मैंने एक्चुअल मेमोरी एड्रेस यूज किया है, तो उसने उस मेमोरी एड्रेस से वैल्यू को उठाना है, दोबारा वहीं पे स्टोर कर देना है। अब उस वैल्यू का नाम वही रहेगा जो मैंने यहाँ पे इसको डिक्लेयर करते वक्त बताया था, VAL। ठीक है, अब देखिए ये मेमोरी एड्रेस जहाँ पे ये वैल्यू स्टोर हुई है, मैं अब उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, तो उस मेमोरी एड्रेस के अंदर ये वैल्यू दोबारा चेंज कर देगा जहाँ पे ये वैल्यू पड़ी हुई है। अब ये मेमोरी एड्रेस उस मेमोरी के अंदर, जो मेमोरी के पास जो वैल्यू पड़ी हुई है उस मेमोरी पे, तो ये उस वैल्यू को अपडेट कर देगा उस लोकेशन के ऊपर। और जब दोबारा मैं यहाँ से आके इसको फिर प्रिंट करवाऊंगा VAL को, तो ये VAL की जो वैल्यू होगी वो अपडेट हो चुकी हुई है एक्चुअल मेमोरी के ऊपर। तो जहाँ पे वो एक्चुअल मेमोरी के अंदर जहाँ पे वैल्यू पड़ी हुई थी, जब वो वहां पे अपडेट हो गई, तो जब मैं उसका यहाँ पे नाम लेके उसको बुलाऊंगा, तो वो अपडेटेड वैल्यू ही मेरे पास आएगी। तो ये फर्क होता है पैरामीटर बाय वैल्यू और पैरामीटर बाय रेफरेंस के तौर पर। कि जब वैल्यू के अंदर वैल्यू को पैरामीटर बाय वैल्यू को हम यूज करते हैं, तो उस वक्त हमारे पास उसका नाम यूज हो रहा होता है, जो हम लोग डिसाइड करते हैं उसका नाम, वेरिएबल जो नहीं होता है उसका। तो वो नाम जब हम यूज करते हैं, तो फिर हमें उस नाम को वहां वहां हर जगह पे यूज करना पड़ता है जहां जहां पे वो वैल्यू लेके जानी है। लेकिन अगर हम मेमोरी का एड्रेस यूज कर लेते हैं, तो मेमोरी का जो बाय रेफरेंस के तौर पर एड्रेस आता है, वो उसका उस वैल्यू का एक्चुअल एड्रेस होता है। तो जब एक्चुअल लोकेशन पे ही हम वैल्यू चेंज कर देंगे, तो जब उसको हम उसके नाम से पुकारेंगे, तो जो अपडेटेड वैल्यू होगी वही हमें वापस नजर होके आएगी ना। तो इसलिए यहाँ पे जो अपडेटेड वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। तो पहले का आंसर 5 होगा, दूसरे का आंसर 25 होगा, क्योंकि मैंने इसको मेमोरी का रेफरेंस दे दिया था, वो एड्रेस दे दिया, पास करवा दिया जहाँ पे वो वैल्यू एक्चुअली स्टोर हुई है। तो उसने फिर वहीं से वैल्यू को उठाया, आपस में मल्टीप्लाई किया और फिर उधर ही उसको स्टोर करवा दिया। ठीक है, मतलब जो वैल्यू जहां पे पड़ी हुई थी वहीं पे जाके उसको आप मल्टीप्लाई करके वहीं पे स्टोर करवा दिया, जो उसका नाम बाहर पड़ा हुआ था। जैसे होता है ना घर के बाहर, मतलब गेट के ऊपर नाम लिखा हुआ होता है कि ये इस बंदे का घर है,
और बंदा कोई आए उसके अंदर घर के अंदर जो वैल्यू है वो पड़ी हुई है उसको चेंज करके चला जाए, लेकिन घर के बाद का जो नाम है उस बंदे का जो चीज का वो तो वही रहना है। अब चूंकि मैंने उसको घर का एड्रेस ही दे दिया तो वो उसके घर में जाके मतलब उसके चेंज करके आ जाएगा, लेकिन उसका नाम तो वही रहेगा ना, नाम तो चेंज नहीं ना कर सकता उसका। हाँ उस बंदे को चेंज कर सकता है, तो वो उस बंदे को या उस चीज को चेंज करके आ जाता है, नाम उसका घर के बाद जो लिखा होता है वो वही रहता है। तो जब भी मैं उस बंदे को कॉल करूंगा बाहर जाके तो वो बंदा वही मेरे पास निकलेगा, लेकिन मैंने उस दूसरे बंदे को उस घर का एड्रेस बता दिया हुआ था इसलिए उसने जाके उसको चेंज कर दिया, नाम चेंज नहीं कर सकता। तो ये मेमोरी बाय रेफरेंस भी ऐसे ही होता है, एड्रेस बाय रेफरेंस जो पैरामीटर होता है, यानी कि उसकी एक्चुअल लोकेशन पे जाके वैल्यू को चेंज करके वापस आ जाता है, लेकिन उसका नाम तो वही होता है जो होता है। तो यहाँ पे जब पैरामीटर बाय रेफरेंस किया तो इसने एक्चुअल लोकेशन पे जाके वैल्यू को चेंज कर दिया और नाम उसका वही रहने दिया, वो नाम तो वही रहता होता है जो हम उसको डिक्लेयर कर देते हैं। तो इसलिए सेकंड पैरामीटर, तो यहाँ पे मेरे पास जो पहला पैरामीटर यानी कि पैरामीटर बाय वैल्यू वाला फंक्शन कॉल करवाया था उसके अंदर 5 आउटपुट आएगी, और दूसरी आउटपुट जो पैरामीटर बाय रेफरेंस करवाया उसकी 25 आउटपुट आएगी। अब मैं इन दोनों को आपको रन करके इसकी आउटपुट दिखा देता हूँ। ये ब्लैक स्क्रीन के अंदर आप लोगों के सामने आउटपुट नजर आ रही होगी इस प्रोग्राम की। यानी कि पहला जो मेरे पास आउटपुट थी पहली कंसोल डॉट राइट लाइन, उसका आंसर क्या आया 5, जो कि एज ए पैरामीटर बाय वैल्यू पास करवाया होता, और दूसरे का आंसर पैरामीटर एज ए बाय रेफरेंस पास करवाया हुआ था तो उसकी वैल्यू 25 आई। तो ये फर्क होता है पैरामीटर बाय वैल्यू का और पैरामीटर बाय रेफरेंस का, कि पैरामीटर बाय वैल्यू के अंदर एक्चुअल वेरिएबल डील हो रहा होता है, तो वेरिएबल नेम जहां जहां पे जाएगा सिर्फ वहीं वहीं पे मेरी वैल्यू अपडेट होगी। लेकिन पैरामीटर बाय रेफरेंस के अंदर हमारा एक्चुअल उस मेमोरी का एड्रेस यूज हो रहा होता है, ना कि उस वेरिएबल का नाम। अब मेमोरी का एड्रेस तो सिर्फ एक ही होता है, तो अब उस एड्रेस को हर जगह पे ले जाने की जरूरत ही नहीं होती, जहां पे उसका एड्रेस है वहीं से उठाओ, वहीं से उसको चेंज करके दोबारा वहीं पे स्टोर करवा दो। अब उसका नाम जहां जहां पे भी जाके लोगे तो वो एक्चुअल जगह से उठाएगा ना। तो जब मैंने एक्चुअल जगह पे उसको चेंज कर दिया तो जहां से मर्जी जाके मैं उठाऊं उसको, वो वैल्यू तो चेंज ही आएगी जो चेंज हो चुकी हुई है। तो इसलिए दूसरे का आंसर 25 है। तो मतलब ये फर्क होता है मेथड्स की कॉलिंग विद पैरामीटर और मेथड कॉलिंग विद पैरामीटर बाय रेफरेंस। अब चूंकि यहाँ पे ये दोनों मेथड्स हैं तो मेथड्स के अंदर से रिटर्न स्टेटमेंट तो कोई आ नहीं रही होती, तो फिर हम लोग इस तरह उनको मैनेज कर सकते हैं पैरामीटर बाय रेफरेंस के तौर पर पास करवा कर, ना कि पैरामीटर बाय वैल्यू के तौर पर। और यहाँ तक अब हमारी चीजें मतलब मेथड्स के रेलिवेंट चीजें सारी कंप्लीट हो जाती हैं। मेथड्स ओवरलोडिंग होती है, फंक्शंस ओवरलोडिंग होती है, बेसिकली चीजों तो दोनों मेथड और फंक्शन सेम ही है, सिर्फ फर्क उसके अंदर रिटर्न का आ जाता है। तो मेथड या फंक्शंस की ओवरलोडिंग वो भी मैंने करवा दी, ओवरराइडिंग वो भी करवा दी। तो मेथड और फंक्शंस की कॉलिंग विद आउट पैरामीटर भी हो गई, विद पैरामीटर भी हो गई, लेकिन विद पैरामीटर के आगे फिर आगे दो टाइप्स आ जाती हैं, यानी कि विद पैरामीटर बाय वैल्यू, विद पैरामीटर बाय रेफरेंस, वो दोनों भी हो गई। तो मेथड्स के साथ फंक्शंस के साथ जितनी भी हमारी डीलिंग्स थी हम लोगों ने यहाँ तक अब कंप्लीट कर ली। और मेथड्स और फंक्शन ये दोनों वो चीजें हैं जो आप लोगों का आगे मतलब कोई भी आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर लो, कोई भी प्रोग्रामिंग सेलेक्ट कर लो, मेथड्स और फंक्शंस हमें बनाने ही पड़ते हैं, यानी कि फंक्शंस उसमें आते ही आते हैं। या आप लोगों को बीच में कुछ ऐसे काम होते हैं जो आप लोगों ने बार बार यूज करने होते हैं, तो आप लोग फिर उनका एक फंक्शन बना के रख लेते हो, बजाय उसके कि वो पूरा स्क्रिप्ट आप लोगों को बार बार लिखना पड़े। आपको उस स्क्रिप्ट की जहां जहां पे भी जरूरत पड़ती है आप सिर्फ उस फंक्शन को कॉल करवा लेते हो, वो फंक्शन जब एग्जीक्यूट होता है तो उसके अंदर जो भी कोड होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो बजाय इसके जैसे कि मैंने यहाँ पे ये पूरा फंक्शन अगर एग्जीक्यूट करना है यहाँ पे आके
तो बजाय इसके कि मैं पूरा यहाँ पे आगे फंक्शन लिखूं, तो जैसे मैंने अभी इसको कॉल करवाया, आप जस्ट इसको कॉल करवा लें। तो जब आप कॉल करवाते हैं तो सेम ऐसे ही है जैसे ये पूरे का पूरा कोड यहाँ पे आके रन हो रहा है, उसकी तरतीब सेम ऐसी बनती होती है। तो ये फंक्शंस और मेथड से आप लोगों का वास्ता रहता ही है। तो आप लोगों ने जस्ट इनको जस्ट एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं देखना इन चीज़ों को, बल्कि अपने अंदर टेक्निकली अपनी लॉजिक्स को क्लियर करने के लिए, अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को बेटर करने के लिए भी आप लोगों के ये फ्यूचर यूज में भी काम आएंगी चीज़ें, इसलिए इनको ज़रा अच्छी तरह तैयार कर लेना। अब यहाँ तक मतलब ये चीज़ें जो अभी तक मैंने आप लोगों को पढ़ा दी हैं, इसमें से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है मुझसे अभी, मतलब किसी को कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ या कोई बात आप लोगों को मतलब सुनाई नहीं दी या कोई मिस हो गई, तो आप उसके बारे में मुझसे भी पूछ सकते हो।